Welcome again class 8th subject Social Studies Civics chapter 1st the Indian Constitution and the last topic of this chapter secularism. We were talking about the key features of Indian Constitution and it is the last key feature of this Indian Constitution secularism. सेक्युलरिज्म का पर्टिकुलर मीनिंग होता है हिंदी में धर्मनिरपेक्षता. धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए या उससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी या कोई रिलीजियस मैटर या कोई इश्यूज़ के बेस पे किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नाउ यू अंडरस्टैंड about the secularism, the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. We are talking about the secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about this in the following chapter. अब इस टॉपिक के अंदर हम अभी ये देखेंगे एक्चुअली क्या होता है. कोई भी स्टेट या इंडिया का खुद को एक रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डजंट मैटर कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी कितनी ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो खुद को किसी एक रिलीजन का या रिलीजियस स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता है, नहीं मान सकता है, नहीं बोल सकता है और ना उसके लिए किसी को प्रेस्टराइज कर सकता है. रिलीजियस टू फ्रीडम में यही था कि हम रिलीजन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दूसरा या फिर आप अपने रिलीजन का क्या कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो. बट इट्स नॉट मीन कि आप दूसरे का अगर कोई रिलीजन है आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. ओके, सो the Constitution plays a crucial role in laying down out the ideals that we would like all citizens of the country to, including the representatives that we elect to rule us. अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल होता है ना वो बहुत क्रूशियल होता है, यानी कि बहुत मेन रोल होता है किसी भी कंट्री में उसकी गवर्नमेंट को गवर्निंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो चलेगा या गवर्नमेंट जो वर्क करेगी वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करती है. जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल. अब क्या होता है ना, फुटबॉल का गेम होता है, उसमें क्या होता है, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल अफेक्ट द गेम. अगर फुटबॉल के गेम में कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो एक रूल भी चेंज हुआ या किसी ने ब्रेक किया तो क्या होगा, उससे पूरा गेम अफेक्ट होगा, पूरे गेम पे क्या होगा, इफ़ेक्ट आएगा, उसका गेम ख़राब भी हो सकता है. तो ज़रूरी है कि वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दैट गेम. अगर आप कोई भी गेम प्ले करते हो तो ज़रूरी होता है उसके सबके रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, अदरवाइज़ गेम का मीनिंग नहीं होता है या फिर उसमें चीटिंग हो जाती है. Indian Constitution has been amended over the years of reflect new concerns of the polity. अमेंडमेंट का मीनिंग होता है चेंजेस करना. चेंजेस भी मतलब पर्टिकुलर चेंजेस नहीं होता है, इट मीन्स अमेंडमेंट का मतलब होता है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि चेंजेस किए जाते हैं और वो सारे चेंजेस जो हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग होते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कुछ लॉ बना हुआ है या कोई भी रूल बना हुआ है, लेकिन बाद में अगर उसकी डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट आती है या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई चेंजेस होना चाहिए तो वो सारे चेंजेस करने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर देती है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में. सो कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके लॉज में किसी तरह का चेंजेस होना या उसका मॉडिफाई होना या उसमें कुछ भी एडिशन होना या सब्सट्रैक्शन होना, कुछ कट होना, तो उसमें क्या हो जाता है चेंजेस को, दैट इज़ कॉल्ड द अमेंडमेंट. रिमेंबर दिस थिंग,
Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. अगर ये तो चलो देखो मॉडिफिकेशन क्या होता है, छोटा कोई भी चेंजेस हो गया, स्मॉल स्केल पे जो चेंजेस होते हैं छोटे बड़े वो हो गए, लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल पे चेंज हो रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, तो वो अफेक्ट कर सकता है पूरी की पूरी कंट्री को। जैसे आपने देखा है अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था, 370 एक्ट का हुआ था, वो ख़त्म हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे इंडिया का एप्लीकेबल हो गया था, पहले नहीं था। तो इससे क्या हुआ, पूरी कंट्री को अफेक्ट पड़ा है। पूरी कंट्री को क्या अफेक्ट पड़ा है, यूनियन टेरिटरीज़ जो थी हमारी वो चेंज हो गई है, ठीक है, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। यू हैव टू टेल मी दिस, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि यूनियन टेरिटरीज़ कितनी थी पहले और बाद में कितनी थी, अभी कितनी हो रखी है, और उसके बाद में कौन से जो न्यू चेंजेस आए हैं, 1 है या 2 है, कौन सी जो दूसरी टेरिटरीज़ बनी है वो कौन सी है, इंडिया की यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज़। तो ये सारे चेंजेस वगैरह जो होते हैं ना, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो चेंजेस पूरी कंट्री को अफेक्ट करते हैं। अब जम्मू कश्मीर का आपने देखा है कि वो पूरी कंट्री को अफेक्ट किया है, उसने पूरी कंट्री को ये किया है कि पहले जम्मू कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं था, तो वहाँ पे क्या था, लॉज वगैरह इंडिया के नहीं चलते थे, और जम्मू कश्मीर के पर्सनस को क्या था, इंडिया में इतने राइट्स भी उस टाइम में नहीं थे, ठीक है, और होते तो भी वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते थे, लेकिन अब वो ले सकते हैं। तो पूरी कंट्री में ये चेंजेस जो है वो होने लग गए हैं। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल एंड हाउ इट नीडेड टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट बिकेम अ डेमोक्रेसी। नेपाल एक टाइम में इंडिया का पार्ट होता था, लेकिन उसके बाद में उसने क्या किया, इंडिपेंडेंसी ले ली, वो अलग हो गया इंडिया से, और वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी आ गई। तो डेमोक्रेसी उसने स्टार्टिंग से डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो उस कंट्री को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इंडिया में एक और चीज़ है सेक्युलरिज्म की। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेक्युलरिज्म इन नेपाल, देन नेपाल जो है वो खुद को डिक्लेयर कर चुका है, वो हिंदू रिलीजियस कंट्री है। देखो, रिलीजियस कंट्री का मतलब है कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो किया जाता है और एक ही रिलीजन है, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन कंट्रीज़ जो है ना, वहाँ पे वो रिलीजियस कंट्रीज़ है, लाइक अमेरिका। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है वो भी रिलीजियस है, लाइक चाइना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट कंट्री है वो, चाइना, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ क्या है, रिलीजियस कंट्रीज़ है। बट इंडिया इज़ अ नॉन रिलीजियस कंट्री, क्योंकि इंडिया ने खुद को कभी डिक्लेयर नहीं किया है कि वो किसी पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को फॉलो करेगा, या उसके लिए ये ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जहाँ रिलीजियस कंट्री की बात आ जाती है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर आता है, और अगर डिस्क्रिमिनेशन आ गया तो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं और इंडिया में जो दूसरे गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने के लिए लॉ और एक्ट बनाए हुए हैं, एंटी लॉज बनाए हुए हैं, उन सब का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, वो सारे मीनिंगलेस हो जाएंगे। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव involve complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of the book, as well as in your higher classes, you will read more about the different features of the Indian Constitution and understand the more substantively what they mean. देखो, अभी तो क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत शॉर्ट जो है आपको बताया हुआ है आपकी इस बुक के अंदर, इस चैप्टर में। बट जैसे अपकमिंग क्लासेस आएंगी वैसे वैसे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये, मेजर लेवल पे अडॉप्टेड है, एक कंट्री से नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ है। इसका मीनिंग ये बनता है कि इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। तो वो सारे लॉज तो हमें मालूम नहीं होते, वो जनरली किसी को भी नहीं पता होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इतना नहीं मालूम चलता है। तो लेकिन हर एक चीज़ के लिए लॉ है, हर एक बात के लिए लॉ है। सपोज़ अगर आपके साथ में फ्रीडम को लेकर के कोई इशू होता है, जैसे आपको यहाँ जाने से मना किया जा रहा है, व्हाट द बेसिस ऑफ अ काइंड ऑफ द रेसिज्म, कास्ट और कैटेगरीज, तो क्या हो गया, उसके लिए भी एक लॉ है।
ठीक है, आपके साथ में कुछ मिसबिहेव हो रहा है उसके लिए भी लॉ है। अगर आपकी कोई चोरी हो जाती है कोई चीज़ तो उसके लिए भी लॉ है। अगर कोई आपको मारता है या कोशिश करता है, डराता है, थ्रेट करता है, यानी कि धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी लॉज है। मतलब एक एक छोटी छोटी बातों के लिए और चीज़ों के लिए इंडिया में लॉज बने हुए हैं, एक एक चीज़ के लिए बने हुए हैं। जैसे किसी पर्सन ने आपको मारा है सपोज़, तो मारा है तो भी क्या मारा है, उसने किसी वेपन से मारा है, डंडे से मारा है, किसी नाइफ से मारा है, स्लैप लगाया है, हाथों से मारा है, पैरों से मारा है, तो एक एक चीज़ के लिए लॉ बना हुआ है। तो इंडिया में इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोनाउंस किया जाता है, और सबसे लार्जेस्ट भी इसीलिए बना है क्योंकि एक एक छोटी छोटी बातों के लिए भी क्या है ना, डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें अच्छे से। तो हर एक चीज़ के लिए पनिशमेंट है, हर एक एक्ट बनाया हुआ है उस चीज़ के लिए। Now, secularism. India is a land where people belong to the different faiths and the religions. In India, politics and religion are separate people. People enjoy freedom to follow, practice and profess their own religion. देखो इंडिया में बहुत सारे ट्रस्ट है, ये आपके बुक में नहीं है, मैं ये खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये एडिशनल एक्स्ट्रा कुछ थॉट्स हैं, कुछ ऐसे डेटाज़ है जो आपको मालूम होने चाहिए सेक्युलरिज्म को और ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए। इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस के लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, और इसको फेथ करने वाले भी बहुत हैं। रिलीजन में भी उनमें कैटेगरीज में डिवाइड है, लाइक हिंदू रिलीजन है तो हिंदू में भी 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक हो जाता है वैष्णवाज, एक हो जाता है शिवा सेक्टा। तो शिव जी को मानने वाले अलग हैं, राम को मानने वाले अलग हैं। तो ये अलग अलग जो है ना, और उनके फेथ भी अलग अलग है, तो सबके लिए फिर लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सेक्युलरिज्म होना इसीलिए ज़रूरी है, इसलिए इंडिया को पर्टिकुलर एक रिलीजन का नहीं डाल सकते। अगर इंडिया को आप हिंदू रिलीजन भी डिक्लेयर करोगे तो उसमें भी ये चीज़ आ जाएगी कि हिंदू रिलीजन में भी कैटेगरीज डाल देते हैं, कास्ट सिस्टम डाल देते हैं। तो किस सिस्टम के बेस पे वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, इसीलिए इंडिया को नॉन रिलीजियस कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। पीपल एन्जॉय देयर फ्रीडम, पीपल को जो फ्रीडम दी हुई है, जो उनको इसीलिए राइट्स दिए हुए हैं, कुछ एक इनफ लिबर्टी दी हुई है। लिबर्टी वर्ड ज़्यादा सूटेबल रहेगा यहाँ पे, एक इनफ जो फ्रीडम होती है ना उसको बोलते हैं लिबर्टी। तो वो दिया हुआ है ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। वेलफेयर स्टेट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। वेलफेयर स्टेट्स, अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट विच परफॉर्म्स फंक्शंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, लाइक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पार्क्स, लाइब्रेरीज़। अब कुछ वेलफेयर वाले काम जो होते हैं ना उसके लिए भी फ्रीडम है। गवर्नमेंट तो करवाएगी, अगर आप भी करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। जैसे ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं यहाँ पे भी आपको सेक्युलरिज्म ही मिलेगा। वहाँ आप किसी चीज़ को डिनाइड नहीं कर सकते। जैसे कोई रिलीजियस प्लेस भी है, अगर आपको जाना है आप जा सकते हो, कोई वहाँ पे बाउंडेशंस नहीं होती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल्स मैटर हैं, उनको छोड़ करके ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा इंडिया में आपको। पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पार्क्स, लाइब्रेरीज, इन सब के अंदर क्या होता है, सेक्युलरिज्म है। एज अ वेलफेयर स्टेट इंडिया इज़ कमिटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और ज़रूरी भी है कि पब्लिक को डेवलपमेंट करने के लिए एक फ्रीडम दी जाए। अब हम एक छोटे बच्चा होता है उसको जब चलना सिखाते हैं तो आप उसे एक इनफ स्पेस देते हो ताकि वो चलना सीखे। ठीक है ना, और वो चलना सीखेगा तो उसकी प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे वो गिरेगा, उठेगा, फिर वो चलेगा। समटाइम्स क्या होता है, आप उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हो, जैसे कोई आपने कोई चीज़ दे दी है उसे ताकि उसको पकड़ के वो खड़ा हो जाए, आपने उसको सपोर्ट कर दिया, फिंगर दे दिया जिससे वो खड़ा होगा और फिर वो धीरे धीरे चलने लगेगा, और फिर धीरे धीरे आप उसको छोड़ देते हो ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए और स्ट्रेट इरेक्ट होके वॉक करना स्टार्ट कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा सा फ्रीडम देना, एक लिबर्टी देना सिटीजन्स को इसलिए ज़रूरी है ताकि वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। अब गवर्नमेंट आके एक एक पर्सन को तो उसका पर्सनली डेवलपमेंट नहीं कर सकती। सो especially if we talk about the minorities communities, अगर कुछ माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी है, कुछ ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति, मतलब
ऐसी कम्युनिटीज़, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो बहुत कम हैं और जो किसी वजह से पीछे रह गई है एजुकेशन के मैटर में, और समाज में जो सोशल है हमारा उसमें इक्वलिटी नहीं मिली उनको पहले से, तो उनको भी कुछ क्या है रिजर्वेशन जैसे कुछ सिस्टम्स प्रोवाइड करवाए हुए हैं, लाइक particularly the valuable section of the society such as SC and ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनको स्टार्टिंग से काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा है। डजेंट मैटर, यहाँ पे रिलीजन का मैटर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कास्टिज्म का मैटर आ रहा है, कैटेगरी का आ रहा है, रिच और पुअर का होना, उनका कास्ट का होना कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के बिलोंग करते हैं। एक्चुअली ये क्या होता था ना, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हमेशा जंगलों में रहना और वहीं पे अनसिविलाइज्ड लाइफ इन्होंने स्पेंड की हुई होती है, तो इनको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और उनकी टीम ने क्या किया था, कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं, ऐसे एक्ट बनाए हैं ताकि इनको भी आगे लाया जा सके और जो सोशल में दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उसके इक्वल उनको कर दें। And one more important thing of the Indian Constitution, that is that a detailed written constitution. The Indian Constitution or the Constitution of India is the most detailed document. डिटेल्ड में है, एक एक चीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है। मे बी समटाइम्स यू हियर्ड इन द मूवीज़ ऑल्सो, आपने कई बार मूवीज़ में, सीरियल्स में सुना होगा, अक्सर लॉयर बोलते रहते हैं ये चीज़, माय लॉर्ड, ये भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई चोरी कर रहा है या कोई किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, तो एक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सपोज़ कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है या किसी भी माइनॉरिटी से, या उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको पॉइंट आउट किया जाता है किसी एक उसकी स्किल की वजह से या उसके जो भी उसकी कैटेगरी उसकी वजह से उसे पिंच किया जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसे टॉन्ट किया जा रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं, तो होगा ये कि अकॉर्डिंग टू एक्ट 155 क्या हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। तो लॉयर क्या बोलेगा, माय लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू एक्ट या भारत के संविधान में धारा 155 यानी कि 155 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मेरा जो भी ये क्लाइंट है या मेरा जो भी ये पर्सन है, इसको क्या किया जाए, इसको किसी भी तरह से जस्टिस दिया जाए। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना, वो लिखा हुआ है, एक ये वर्ड होता है, लिखा हुआ का मीनिंग है डिटेल्ड में है और रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन किसी को स्लैप कर रहा है या मार रहा है, मारने में भी क्या होता है, स्लैप कर रहा है, किक कर रहा है, वेपन यूज़ कर रहा है, तो इस एक एक बात का डिटेल दिया हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। सो थोड़ा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। समथिंग हैज़ रियल मीनिंग ऑफ द एवरीबडीज़ लाइफ, और सबकी लाइफ में क्या होता है ना, कुछ ना कुछ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो सबको ध्यान में रख के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना हुआ है। द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल levels of the constitution elaborates about the citizenship, elections, emergencies, provisions। एक एक चीज़ है ना, पता इलेक्शन के लिए भी है, प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न में दिया हुआ है एक्ट 51 में कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। एक्ट 52 में दिया हुआ है कि एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन करके उसे अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, एक्ट 53 में, 54 में उसको दिया हुआ है, 53 में दिया हुआ है उसको कुछ पावर्स दी जाएगी, 54 में दिया हुआ है कुछ एमरजेंसीज पावर्स दी जाएगी। तो ये सारे एक्ट और ये सब एक्चुअल है, नॉट ओनली फॉर एग्जांपल, ये फैक्ट है। आप देख सकते हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अगर मिनिस्ट्री फॉर्म है तो भी, मिलिट्री है तो भी, और अगर कुछ पॉलिटिकली कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, सोशल को लेके होते हैं, कास्ट और कैटेगरी को लेकर के होते हैं, हैबिट्स को लेके होता है, सोशल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जो क्राइम्स होते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है। ओके, सो
Our constitution makers have put the secular provisions in the constitution. It also contains the provisions for amendment also. If any changes are needed, they can be made in the constitution. एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के चेंजेस की नीड होती है तो उसमें चेंजेस भी किया जाएगा या जा सकता है, ये भी रिटर्न में दिया हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. However, it is not easy to amend the constitution. It needs an elaborate procedure to the change it. कुछ प्रोसीजर होता है इसको चेंज करने का. देखो इजीली चेंज नहीं होता है, बस बोल दिया और चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है. जम्मू कश्मीर में भी हुआ था ना कि 370 वाला एक्ट हुआ था, तो उसमें भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनको अच्छा लग गया गवर्नमेंट में, जो भी गवर्नमेंट है, वी कैन टेक दैट नेम ऑल्सो, हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन अगर उन्होंने चेंजेस किया है तो अपनी मर्ज़ी से नहीं. क्या होता क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, लोकसभा और राज्यसभा, जो मैंने आपको बताया था स्टेट से लेवल से रिलेटेड है, कुछ मेजर लेवल है, फिनेंशियल वाले मैटर हैं, तो वो लोकसभा में ऑफर जाएगा बिल. एक्चुअली जो इसके ऑफर और प्रपोजल्स होते हैं उनको बिल बोला जाता है. तो वो बिल पहले प्रेजेंट होता है, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर वहाँ से मेजॉरिटी वोटिंग आता है यस और नो का, और जब मेजॉरिटी हो जाता है तब जाके वो कहीं अमेंडमेंट होता है, चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, और वो उस लॉ में क्या होता है, चेंजेस आते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल. We have completed the chapter the Indian Constitution. In the next class we will start a new chapter again. Till then, take care of yourself. I provided all the question answers, so you can send me back. Thank you.